हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी एंड ईपीएफओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 23 अगस्त 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा स्टार्ट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। आज देखते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। देखते हैं क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले देखेंगे प्रीलिम्स क्विक रिकैप। जो यस्टरडे हमने पढ़ाई की है उसका एक शॉर्ट क्विक रिकैप यहाँ पे मिलता है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन करवाया जाता है ताकि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। वेदर यू रिकॉल, यहाँ पे हम करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। यहाँ पे अराउंड 2 एमसीक्यूज मैं डेली आप लोगों के लिए लेके आती हूँ कि ताकि आपने जो पढ़ा है पिछले दिन उससे आप रिकॉल करके चीज़ें फिर एमसीक्यू सॉल्व कर पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ। फिर देखेंगे डे टू डे, आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर इसरो का नेशनल स्पेस मीट हुआ है, पढ़ेंगे इसके बारे में, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेमीकॉन इंडिया, ये सेमीकंडक्टर रिलेटेड एक शोकेस कंडक्ट किया गया है, ये भी आपके प्रीलिम्स। अब मैं यहाँ पे प्रीलिम्स कह रही हूँ तो इसका मतलब सारे एग्ज़ाम्स के ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम को ये कवर करता है। ठीक है, सिर्फ यूपीएससी का ही प्रीलिम्स नहीं, बाकी सारे एग्ज़ाम्स जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं फर्स्ट स्टेज उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसी से रिलेटेड है यहाँ पे डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इम्पॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। फिर है ऑपरेशन वीड आउट। ऑपरेशन वीड आउट क्या है, किससे रिलेटेड है, ये भी आपके प्रीलिम्स या फिर जो भी वन लाइनर फैक्ट होता है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनेबलर नॉट डिसरप्टर, ये मस्ट रीड एडिटोरियल है, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको। जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट ये एडिटोरियल हो जाता है। फिर देखेंगे मैपिंग, उसके बाद देखेंगे वोकैब भी आपके ईपीएफओ जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ना, उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स क्विक रिकैप। प्रीलिम्स क्विक रिकैप में हमने कल देखा था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब बनी है, एक शॉर्ट क्विक रिकैप यहाँ पे देखते हैं। कल मैं ये चीज़ें आप लोगों को डिटेल में कवर करवा चुकी। ठीक है, तो आज एक क्विक रिकैप देखेंगे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी का बताया था मैंने, किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पे कौन सा एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अमेंडमेंट कब हुआ था इसका, 2006 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। चेयरपर्सन कौन है, वही यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट पढ़े थे जो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट बना के यूपीएससी एंड वैसे स्टेट पीसीएस भी थोड़ा सा फंसा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नो स्टेट कैन डी नोटिफाई अ टाइगर रिजर्व विदाउट द अप्रूवल ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कोई स्टेट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि बिना परमिशन के किसी भी टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाई करें। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉम्पनसेटरी पैकेजेस फॉर रीलोकेशन ऑफ विलेजेस। जैसे कि कोई टाइगर रिजर्व बना, मैंने कल आपको पढ़ाया था, कोर एरिया होता है, बफर एरिया होता है एंड ट्रांजिशन एरिया होता है। ठीक है, टाइगर रिजर्व में तो जो कोर एरिया, जब हम कोई टाइगर रिजर्व ये इस्टेब्लिश कर रही है सरकार, तो क्या करेगी, कोर एरिया में जितने भी हैबिटेशंस हैं उन्हें हटानी पड़ेंगी ना। हैबिटेशंस कहाँ हैं, थोड़ी बहुत ट्रांजिशन एरिया में रहेंगी, तो इन्हें जब रीलोकेट करेंगे तो उन्हें कॉम्पनसेशन दिया जाता है। ठीक है, मुआवजा दिया जाता है सरकार की तरफ से। इसे मॉनिटर करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। याद रखेंगे कि ये सिर्फ टाइगर से ही रिलेटेड नहीं है, टाइगर रिजर्व को बनाने में जो भी विलेजेस रीलोकेट हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है, उनके कॉम्पनसेशन का ये ध्यान रखता है। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं एज ऑफ 2025, 54 टाइगर रिजर्व्स हैं अक्रॉस 18 स्टेट्स। याद रखेंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आसाम गवर्नमेंट डिसाइडेड
टू स्टॉप इशूइंग आधार टू एडल्ट। यहाँ पे बांग्लादेशी का जो इलीगल माइग्रेशन होता है बांग्लादेश की तरफ से, उसे यहाँ पे रोकने के लिए ये आसाम के सीएम ने कहा है कि आधार कार्ड को एडल्ट्स को अब नहीं देंगे, क्योंकि सैचुरेशन लेवल वहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। आधार कम से कम 103% सैचुरेशन लेवल पे पहुँच चुका है वहाँ पे इश्यू होने में। ठीक है, अब बांग्लादेशी वगैरह क्या करते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं जैसे तैसे, इलीगल आते हैं वो, पहले तो इलीगली आते हैं इंडिया में, यहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी हैबिटेशंस इस्टेब्लिश करते हैं, फिर आधार कार्ड बनवाते हैं एंड यहाँ की सर्विसेज अवेल करते हैं। राइट, यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। ST SC एंड जो टी गार्डन कम्युनिटीज़ हैं ना आसाम में, उन्हें यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है। उन्हें भी सिर्फ 1 साल की विंडो दी गई है कि 1 साल के अंदर अंदर वो लोग भी अपना आधार कार्ड बनवा लें, उसके बाद नहीं बनेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आधार से रिलेटेड हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी थी। आधार एक्ट 2016 यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इश्यू करता है आधार कार्ड। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आधार एक्ट 2016 के तहत बनाई गई है। आधार आप लोगों को पता होगा 12 डिजिट आइडेंटिटी नंबर है, सबका यूनिक होता है। ठीक है, ये कोई सिटीज़नशिप प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक आइडेंटिटी एंड रेजिडेंसी प्रूफ है। बट यहाँ पे अगर आसाम के सीएम कह रहे हैं कि आधार नहीं देंगे एडल्ट को क्योंकि बांग्लादेशी का इलीगल माइग्रेशन का इश्यू है, तो इसका मतलब वो सिटीज़नशिप को लिंक कर रहे हैं आधार कार्ड से। ठीक है, बट ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी प्रूफ है। गवर्नमेंट की सर्विसेज अवेल करने के लिए यहाँ पे आधार कार्ड को लाया गया था ताकि हम बेनिफिशियरीज़ को आइडेंटिफिकेशन इनका स्ट्रेंथन कर सकें। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट बुद्धाज रिलिक्स, यहाँ पे क्या होगा, बुद्धा के रिलिक्स, वो बताया था आपको पिपरहवा स्तूप, पिपरहवा सिद्धार्थनगर यूपी में एक स्तूप है, ओल्डेस्ट स्तूप ऑफ इंडिया है जिसे कहते हैं पिपरहवा स्तूप। ये जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा लंदन ले जाया जा चुका था एंड फिर ये वापस इंडिया में लाया गया। ठीक है, इसके रिलिक्स लेके आए गए। तो यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसे वापस उसकी ओरिजिनल साइट पे लगाएंगे। क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, डिस्कवर्ड इन 1898, किसने डिस्कवर किया था, ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर WC पेप ने। ठीक है, ये ओल्डेस्ट स्तूप है इंडिया का। विल बी डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ बुद्धिज्म टूरिज्म सर्किट, ये बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट इन इंडिया। ठीक है, कुछ एरियाज़ जहाँ पे जो एरियाज़ बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है वो रीजन्स, जैसे कि कुशीनगर हो गया, सारनाथ हो गया, गया हो गया। ठीक है, यहाँ पे बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट इस्टेब्लिश किया गया है। ये वाली जो रीजन्स हैं ये बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट के अंडर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एड्रेस किया है कर्मचारी संकल्प सम्मेलन इन दिल्ली। ये 1 लाइनर फैक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे यूपीएससी तो नहीं पूछता बट बाकी स्टेट पीसीएस हो गए एंड इवन EPFO में आ सकता है। ठीक है, कर्मचारी संकल्प सम्मेलन कहाँ हो रहा है, इन दिल्ली। मॉनसून सेशन पार्लियामेंट को अब ये ख़त्म कर दिया गया है, अभी एंड कर दिया गया है, एडजर्नमेंट कर दिया गया है, साइन डाई। कल हमने पढ़ा था एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है। एडजर्नमेंट साइन डाई में क्या होता है, ये टर्मिनेशन ऑफ अ सिटिंग को टर्मिनेट कर दिया जाता है एंड नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, नेक्स्ट सिटिंग कब होगी ये बताया नहीं जाता है। ठीक है जी, डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कौन डिसाइड करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर लोकसभा में एंड चेयरमैन राज्यसभा में डिसाइड करेंगे। एडजर्नमेंट साइन डाई डज नॉट डिज़ोल्व द हाउस, यहाँ पे हाउस को डिज़ोल्व नहीं किया जाता है कि हाउस से डिज़ोल्व हो गया अब नए इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। नो, यहाँ पे बस एक सिटिंग टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, ओनली सस्पेंड्स इट्स सिटिंग फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। ये रिकॉल किया जा सकता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा।
अंडर आर्टिकल 85 अगर कोई अर्जेंट केस होता है कि हाँ सिटिंग चाहिए ही चाहिए तो ये रिकॉल किया जा सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है कि जो एडजर्नमेंट साइन डाई हुआ था उसे अब मैं रिकॉल कर रहा हूँ एंड इस दिन आपकी बैठक होगी। यूजुअली आफ्टर एडजर्नमेंट साइन डाई प्रेसिडेंट, अक्सर क्या होता है कि प्रेसिडेंट इश्यू कर देते हैं प्रोरोगोइंग द सेशन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है प्रोरोगोइंग, पूरा का पूरा मॉनसून सेशन एंड कर दिया जाएगा, सिर्फ एक सिटिंग नहीं, ठीक है। यूजुअली अक्सर ऐसा होता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 बताया था मैंने अगस्त 29, ये PIB में कल मेंशन था इसीलिए मैंने लिया था, ठीक है। अगस्त 29 को सेलिब्रेट किया जाता है। किसका बर्थडे होता है उस दिन? हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद। अच्छा, मेजर ध्यानचंद किससे रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, ध्यानचंद अवार्ड्स हैं वो इनके नाम पे, ठीक है। मेजर ध्यानचंद हॉकी से रिलेटेड फेमस पर्सनालिटी है। न्यू दिल्ली पुलिस चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है, नाम क्या है? सतीश गोलचा। इम्पॉर्टेंट है, अगर आप UPSC के अलावा भी जो भी आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उन करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं वेदर यू रिकॉल, यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2005 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसके चेयरपर्सन PM होते हैं। कोई स्टेट इसकी परमिशन के बिना किसी भी टाइगर रिजर्व को डिनोटिफाई नहीं कर सकता। ऑप्शंस हैं ये एंड आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। जब आप लोग आंसर नहीं करते तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक तो नहीं होगा, ये बात पक्की है। कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं है, चाहे वो मेंस आंसर राइटिंग की हो चाहे उसकी हो प्रीलिम्स की। इसीलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, adjournment sign die. It refers to the termination of a sitting of the house without assigning a day for the next meeting. सही है कि गलत, आप लोग आंसर देंगे। It is decided by the presiding officer of the house. अब adjournment sign die के बाद हाउस ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाता है। ऑटोमेटिकली वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, अपने आप हो जा रहा है। तो मुझे आंसर करिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आज डे टुडे कौन सा है। आज है 23 अगस्त एंड 23 अगस्त को मनाया जाता है इसरो नेशनल स्पेस डे। इस दिन क्या हुआ था? चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी मून पे, साउथ पोल ऑफ द मून, याद है चंद्रयान 3। तो इस दिन को डिक्लेयर किया गया कि इस दिन हम नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। दूसरा डे कौन सा है आज? इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन। अपार्थाइड पॉलिसी आपने सुना होगा साउथ अफ्रीका में, राइट। तो जब स्लेव ट्रेड एंड एबॉलिशन जब ख़त्म हुआ ऑन द वो बेसिस ऑफ रेस, ठीक है, जो भी ब्लैक पीपल थे ऑफ अफ्रीका वहाँ से लेके चले जाते थे अपने ट्रांस अटलांटिक जर्नी होती थी उनकी, कहाँ पे? साउथ अमेरिका की तरफ, ठीक है। उसे फिर जब एबॉलिशन किया गया तो इस दिन से ये सेलिब्रेट होने लग गया कि आज के दिन ये एबॉलिश किया गया, ठीक है। जो ट्रेजेडी थी ऑफ द स्लेव ट्रेड इन द मेमोरी ऑफ ऑल पीपल, दैट इज़ अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। उससे यहाँ पे मेमोराइज करने के लिए कि स्लेव ट्रेड कितना नुकसानदायक, कितना घातक था उस टाइम पे, तब ये डे मनाया जाता है। इस बार का थीम कौन सा है? थीम क्या है? एक्नॉलेज द पास्ट, रिपेयर द प्रेजेंट एंड बिल्ड अ फ्यूचर ऑफ डिग्निटी एंड जस्टिस। ये आप थीम ही नहीं, ये आप ऐसे में लिख सकते हैं। ऐसे में आप ये कंक्लूज़न में कोट की तरह लिख सकते हैं। आपको यूटिलाइजेशन आना चाहिए न्यूज़ का, आपका दिमाग चलना चाहिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर आप कुछ भी पढ़ते हैं, तो कि आप अपने उसे प्रीलिम्स, मेंस एंड GS पेपर्स में, इंटरव्यू में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
Acknowledge the past, repair the present, build a future of the dignity and the peace. It is important. आप ये लिखेंगे अपने मेंस आंसर्स में. GS पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनइक्वालिटी है ना उसमें. एंड सोशल जस्टिस कहाँ पे है? GS पेपर 2 में. ऐसे में यूज़ किया जा सकता है, बस आपको यूटिलाइजेशन आना चाहिए. एंड वही चीज़ आपको मैं यहाँ पे सिखाती हूँ. चलिए जी, पहला ISRO's National Space Meet 2.0 chart roadmap for Viksit Bharat 2047 through space application. यहाँ पे सेकंड नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन कल किया गया. क्यों मनाया जाता है? अभी मैंने बताया कि सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी इस दिन विक्रम रोवर के साउथ पोल ऑफ द मून. ठीक है, लूनार सरफेस. hosted the National Space Meet 2.0 on leveraging space technology and applications for the विकसित भारत. कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? बेंगलुरु वगैरह, कोई साउथ का मत ध्यान रखिएगा अभी. ठीक है, ये जो मीट है ये न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में कंडक्ट की गई है. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड AMFI. ये AMFI क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. इनका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है. यानी कि म्यूचुअल फंड्स को रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में भेजा जाएगा पोस्ट के थ्रू. ठीक है, पोस्ट के थ्रू भी भेजा जाएगा. ठीक है, म्यूचुअल फंड्स की अर्निंग को. राइट, तो आप ये कहाँ पे लिखेंगे? एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंक्लूजन में. GS पेपर 2 में फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, एंड GS पेपर 3 में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा. तब आप ये चीज़ें लिखेंगे. वो लिखेंगे एग्जाम्पल में कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया में क्या हुआ? एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया जिसके तहत रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में म्यूचुअल फंड्स को पोस्ट के थ्रू भेजा जाएगा. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनागोरेट 4th एडिशन ऑफ सेमीकॉन इंडिया 2025. सेमीकॉन इंडिया ये इंडियाज़ बिगेस्ट सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स शो है टू बी हेल्ड इन यशोभूमि, न्यू दिल्ली. ये वन लाइनर फैक्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज न्यूज़पेपर में उतना कुछ खास था नहीं, इसीलिए मैंने PIB से ज़्यादा न्यूज़ कवर की है ताकि आपकी कोई चीज़ छूटे ना. थीम क्या है? बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस. ये थीम आप याद रखेंगे. बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस. GS पेपर 3 में जब सेमीकंडक्टर वाला क्वेश्चन आता है उसके आगे का फ्यूचर कैसा होगा या फिर वे फॉरवर्ड में आप कुछ लिखेंगे तो आप ये चीज़ें लिखेंगे कि अभी एक सेमीकॉन इंडिया 2025 करके शोकेस कंडक्ट किया गया जिसकी थीम थी बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस. नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट पुशेस सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इनोवेशन विद द डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. एक है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये वाला है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. ठीक है, इस स्कीम के बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है. डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया गया था इन 2021. मिनिस्ट्री कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे MIT कहते हैं. इसका काम क्या था? नर्चर एटलीस्ट 20 सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनीज इन इंडिया. सपोर्ट करना है डिज़ाइनिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स, चिपसेट्स, सिस्टम ऑन चिप, सिस्टम एंड IP कोर्स. यानी कि सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है ग्लोबली एंड इंडिया उसका हब बनना चाहता है सेमीकंडक्टर में. राइट, इसीलिए काफ़ी सारे इंसेंटिव, काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए, इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो गया या फिर डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो गया. कवरेज पीरियड इसकी कब तक है भाई? 5 ईयर्स तक है, 2021 से 26 तक. इम्प्लीमेंट इसे कौन कर रहा है? याद रखेंगे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग. ठीक है, टफ नहीं है, याद रखेंगे, आराम से याद हो जाएगा.
डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू seizes 72 kg of hydroponic weed worth around 72 crore in a pan-India operation named Weed Out. Weed Out एक pan India operation कंडक्ट करवाया जा रहा है जिसके थ्रू जो भी वीड्स इम्पॉर्टेंट होती हैं या एंडेंजर्ड है या एक्सटेंट होने वाली है या वो उनका यूज़ होता है काफ़ी दवाइयों में, इम्पॉर्टेंट दवाइयों में, अगर उनकी स्मगलिंग होती है तो उससे काउंटर करने के लिए ऑपरेशन वीड चलाया गया है। ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डिसमेंटल्ड द सिंडिकेट इन्वॉल्विंग इन स्मगलिंग ऑफ हाइड्रोपोनिक वीड इन इंडिया। हाइड्रोपोनिक क्या होता है? बेसिकली जो सॉइल में नहीं होता है, वाटर में होता है। ये कहाँ होता है? वाटर में होता है। ठीक है, याद रखेंगे हाइड्रोपोनिक वीड। Next, India elected as a chairman of AIBD Executive Board at 23rd General Conference in Thailand. Important है, ठीक है, पढ़ेंगे इसे भी। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का जो भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें इंडिया चेयर कर रहा है। ठीक है, इस बार चेयरमैन बना है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, फाउंड की गई थी 1977 अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ यूनेस्को। ठीक है जी, यूनेस्को के अंदर फाउंड की गई थी ये वाली ऑर्गेनाइजेशन इन 1977। याद रखेंगे, कोई और ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे वो लोग स्टेटमेंट में। ठीक है, अ यूनिक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ये ऑर्गेनाइजेशन है। करेंटली मोर 92 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट है फ्रॉम 45 कंट्रीज़। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, याद रखेंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट में वो बना के दे देंगे, इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIBD। देन आप क्या करेंगे? आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं है, राइट। इसीलिए ये वाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। नेक्स्ट, एडिटोरियल मस्ट रीड एडिटोरियल है। PDF जब मैं आपको दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, आप खुद से भी ये वाला एडिटोरियल पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन मिलेगा आपके GS पेपर 3 के लिए, जब आप एम्प्लॉयमेंट एंड AI को लिंक करके बताएंगे। यहाँ पे कुछ ऑथर्स हैं, 3 ऑथर्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट किए हैं। AI को लिंक किया है विद एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, AI के आने से एम्प्लॉयमेंट की एफिशिएंसी बढ़ेगी या एम्प्लॉयमेंट ही घटेगी। बिहाइंड द हेडलाइंस ऑफ ले ऑफ्स, हम सुन रहे हैं काफ़ी ले ऑफ्स हो रहे हैं कि वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक फंडामेंटल क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि हाउ इंडिया विल शेप द ट्रैजेक्टरी ऑफ AI इन वेज, जैसे कि उसकी जॉब्स पे इम्पैक्ट होगा, प्रोडक्टिविटी, जो भी इकोनॉमी में इम्पैक्ट होगा वो इंक्लूसिव रहेगी या फिर नहीं रहेगी। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है AI के आने से। ठीक है, जो भी हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट में पड़ रहा है, तो वो इंक्लूसिव है कि नहीं है, कहीं ये लोगों को एक्सक्लूड तो नहीं कर दे रहा है AI। एस्टिमेट्स फ्रॉम द सर्विस नाउ, ये वाली आप स्टडी लिखेंगे GS पेपर 3 में। डाटा इज़ इम्पॉर्टेंट। AI स्किल रिसर्च 2025 रिपोर्ट इंडिकेट करता है दैट एजेंटिक AI could reshape over 10.35 मिलियन जॉब्स। ठीक है, रीशेप कर देता है, मतलब रीशेप कर सकता है AI, ठीक है, जॉब्स को। एंड क्रिएट 3 मिलियन न्यू टेक रोल्स इन इंडिया। न्यू टेक रोल्स को क्रिएट करेगा इन इंडिया बाय 2030। अब हमारी कंट्री को अगर ये रीशेप करेगा पूरी एम्प्लॉयमेंट, तो हम कुछ कंट्रीज़ जैसे कि सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया से आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा इस स्टडी में फाइंड आउट किया गया। ILO के हिसाब से, ILO क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 2025 में ILO के हिसाब से स्टडी हाईलाइट करती है कि न्यू टास्क एमर्ज इन AI डिप्लॉयमेंट, जॉब्स लाइकली टू इवॉल्व रैदर देन डिसअपेयर। यहाँ पे ILO कहता है कि यहाँ पे जॉब्स ना इवॉल्व हो जाएंगी, चेंजेस उनमें आ जाएंगे, बट वो डिसअपेयर नहीं हो जाएंगी।
द फार्म सेक्टर विच एम्प्लॉयज़ द मोस्ट पीपल इन इंडिया अभी भी लिमिटेड है उसका एक्सपोजर टू AI। लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स जो है स्पेशली सर्विसेज सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है 55% अराउंड इन GDP and 31% अराउंड इन एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2024, ये इम्पैक्ट हो सकते हैं। कंपाउंडिंग दिस इज़ द स्लो पेस ऑफ स्किलिंग एंड लो अडॉप्शन ऑफ द इवॉल्विंग कॉम्पिटेंसीज। अब इसके ऊपर से जो तड़का लग रहा है वो इस चीज़ का लग रहा है कि स्किलिंग बहुत ही स्लो पेस है एंड यहाँ पे इवॉल्विंग कॉम्पिटेंसीज को हम लोग इंडिया वाले अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं जल्दी। ठीक है, सेंट्रल डिलेमा क्या है, यहाँ पे 2 पाथवेज हैं, ऑटोमेशन या फिर ऑगमेंटेशन। अब अगर ऑटोमेशन होगा तो जॉब पे रिस्क होगा ही होगा, जॉब लॉस होंगी। बट अगर ऑगमेंटेशन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। ये वर्कर्स की एंड एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को ज़्यादा बढ़ा सकता है। इंडिया को अवॉइड करना चाहिए ऑटोमेशन ट्रैप। ये नहीं कि सब कुछ ऑटोमेट कर दिया एंड वर्कर्स को जॉब से हटाया जा रहा है। प्रायोरिटाइज 3 इंटरलिंक्ड पिलर्स। सबसे पहला पिलर कौन सा है, स्किल करो वर्कर्स को। ठीक है, रिड्यूस करो इनइक्वालिटी थ्रू इंक्लूसिव एंड नॉन एक्सट्रैक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा पिलर, इनइक्वालिटी को क्या करना है, कम करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। तीसरा पिलर कौन सा है, फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू सपोर्ट फॉर इनोवेशन। हमें जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है ना, स्टार्टअप्स जो है हमारी कंट्री में, उन्हें सपोर्ट देना होगा। जो भी इनोवेशन को हमें सपोर्ट करना होगा इंसेंटिव्स के थ्रू। कुछ सेक्टर्स में ये शिफ्ट देखने को मिला है, जैसे कि टाटा स्टील है, ये क्या करता है, AI को पायलट को एम्प्लॉय इसने किया है कि ये सपोर्ट करेगा इंजीनियर्स को रैदर देन डिस्प्लेसिंग वर्कर्स। ठीक है, ये सपोर्ट करेगा इंजीनियर्स को। AI को पायलट टाटा स्टील के द्वारा एम्प्लॉय किया गया है। नेक्स्ट, इन्फोसिस हैज़ लॉन्च्ड लार्ज स्केल स्किलिंग रीस्किलिंग एफर्ट्स। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को रीस्किलिंग देने के लिए, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए यहाँ पे एफर्ट्स चलाए जा रहे हैं। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे AI एक्ट करता है, एक्ट एज अ चैरिटी। चैरिटी मतलब क्या होता है, सारथी। दिस इज़ व्हाट परीक्षा सारथी इज़ डूइंग फॉर यू, राइट। चैरिटी एंड नॉट अ डिस्ट्रॉयर। ये विनाशक की तरह नहीं बल्कि एक सारथी की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे हमें डिजिटल एंड AI रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज को अर्ली स्टेजेस से, ठीक है, इनकलकेट करना होगा। स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, वोकेशनल सेंटर्स, यहाँ पे एकेडमिया इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट पार्टनरशिप इज़ इक्वली वाइटल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एकेडमिया इंडस्ट्री क्या होती है, देखिए, दिस इज़ इंस्टीट्यूट जो टेक्निकल स्किल्स दे रहा है बच्चों को। अब यहाँ पे कोई इंडस्ट्री आएगी एंड वो यहाँ से सेलेक्ट करके लेके जा सकती है एंड कोलैबोरेट करवा सकती है कि मेरी इंडस्ट्री में ये वाली स्किल की ज़रूरत है, आप ये वाली स्किल भी बच्चों को प्रोवाइड करिए, मैं एम्प्लॉय करूँगा। ठीक है, इनका ऐसा वाला कोलैबोरेशन होना इम्पॉर्टेंट है। फ्लैगशिप प्रोग्राम सच एज अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्टअप इंडिया, फ्यूचर स्किल्स, प्राइम यूथ फॉर उन्नति, ये कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। बात समझ आ रही है? इसीलिए ये वाला एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो पढ़ने लायक है उसकी एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, हमें सिर्फ AI का एक्सेस ही नहीं बढ़ाना चाहिए बल्कि इंश्योर करना चाहिए कि ये कॉन्टेस्टेबल एंड वर्कर सपोर्टिव हो। दिस विल रिक्वायर competitive access to cloud edge and edge computing, open APIs, interoperable system, सपोर्ट करना है indigenous development of small language modules।
वर्नाकुलर टूल्स टू डेमोक्राइज AI इनोवेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए पढ़ा रही हूँ आपको ये वाला, GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। कंप्यूटिंग स्टोरेज एक्सेस टू डेटाबेसेस शुड बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक गुड, इन्हें एक पब्लिक गुड की तरह कंसीडर करो। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो भी आसपास की कंट्रीज़ हैं उनसे शेयर करें इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इंडस्ट्रीज़ आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करें। ओपन स्टैंडर्ड्स, इंटरऑपरेबिलिटी टू मेक श्योर दैट इनोवेटर्स आर नॉट लॉक्ड आउट, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इन इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स एंड मेंटरशिप, ठीक है। और ये सिर्फ फ्यू यूनिकॉर्न्स तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बट एक सस्टेनेबल एंटरप्राइज को बिल्ड करने के लिए इकोसिस्टम होना चाहिए इसका। AI हो सकता है कि कुछ जॉब्स को रिप्लेस कर दे, बट विद द राइट पॉलिसी चॉइसेस, आप ये कंक्लूजन में लिखेंगे, ठीक है जी। राइट पॉलिसी चॉइसेस, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इट कैन बिकम अ ड्राइवर फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ। AI को अगर हम ऐसा देखेंगे कि हाँ ये तो जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, तो वो रिप्लेस करेगा। अगर हम सिर्फ ऑटोमेशन पे ध्यान देंगे तो हमें किस पे ध्यान देना है, ऑगमेंटेशन पे। ऑगमेंटेशन कैसा होगा, जो AI है उसे सपोर्टर बनाया जाए, ठीक है, उसे डिस्ट्रप्टर ना बनाया जाए कि एम्प्लॉय ही मतलब एम्प्लॉयमेंट ही ले गया वो, ठीक है। इसीलिए हमें ऑगमेंटेशन ज़रूरी है। एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पढ़िएगा, ठीक है। अभी मैं आपको जो PDF दूंगी ना उसमें से फिर पढ़िएगा ये वाला एडिटोरियल, बाकी सब कुछ मैंने कवर करवाया है जो इम्पोर्टेंट है। आज हम क्या देखेंगे, क्या दिख रहा है, ये यूरोप दिख रहा है, ठीक है जी। यूरोप की कुछ रिवर्स हैं एंड कौन से सी में ड्रेन होती हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स मतलब किसी भी एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव टाइप में इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भी ज्योग्राफी पूछी जाती है, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है थोड़ी बहुत, तो किसी में कम किसी में ज़्यादा। दिस इज़ वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर कहाँ जा रही है, कैस्पियन सी में, ठीक है जी, याद रखेंगे। दिस इज़ डॉन रिवर। डॉन रिवर कहाँ जा रही है, वहाँ कैस्पियन में मत भेजने लग जाइएगा, यहाँ जा रही है ब्लैक सी में। डॉन रिवर जा रही है ब्लैक सी में। एंड दिस इज़ नाइपर रिवर। नाइपर रिवर जा रही है ब्लैक सी में, ठीक है जी। एंड दिस इज़ देनूबे। देनूबे रिवर भी जा रही है ब्लैक सी में। एंड दिस इज़ रोन रिवर। रोन रिवर कहाँ जा रही है, मेडिटेरेनियन सी, ये है ना मेडिटेरेनियन सी, ये वाला पार्ट, यहाँ पे जा रही है डोन रिवर, रोन रिवर बेसिकली। एंड राइन रिवर कहाँ जा रही है, नॉर्थ सी, ठीक है जी, नॉर्थ सी वाला पार्ट है। यहाँ पे विस्तुला रिवर जा रही है, ओडेर रिवर जा रही है, एल्बे जा रही है नॉर्थ सी में। एंड विस्तुला कहाँ जा रही है, बाल्टिक सी में, ठीक है। ओडेर भी बाल्टिक सी में, एल्बे जा रही है नॉर्थ सी। याद रखेंगे कौन सी नदी कौन से समुद्र में ड्रेन करती है, स्पेशली इन द यूरोप। यूरोप वाले में दिक्कत है, ठीक है। देखिए ना कितना कंफ्यूजिंग है ये। देखिए वोल्गा गई कैस्पियन में, याद रखेंगे, उसी के बगल में है ब्लैक सी, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे डोन जा रही है एंड नाइपर जा रही है, देनूबे जा रही है ब्लैक सी में, ठीक है। यहाँ पे रोन रिवर मेडिटेरेनियन सी, राइन रिवर कौन सा, नॉर्थ सी, एल्बे रिवर नॉर्थ सी। दिस इज़ विस्तुला, ये वाला ना विस्तुला, ये कहाँ पे जा रही है, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी में जा रही है, ठीक है जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट वोकैब में आज वर्ड है डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है, विध्वंसकारक, डिस्ट्रक्टिव, पूरा ही खराब कर देना, हार्म कर देना। सिनोनिम क्या है इसके, पर्यायवाची, रोइनियस यानी कि कोई चीज़ रोइन कर दी यानी कि खराब कर दी। एंड डिजास्टरस, वही इसका विलोम क्या है, एंटोनियम्स क्या है, नॉन वायोलेंट, अहिंसक, ठीक है जी।
एग्जाम्पल सेंटेंस, द पावर ऑफ वेपन इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, आप कुछ चीज़ें इंक्लूड करवाना चाहते हैं या एक्सक्लूड करवाना चाहते हैं, बताइएगा। मैं आपके सजेशंस को इनवाइट करती हूँ, ठीक है जी। एंड कमेंट करके बताइएगा आज जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे, आज तो शायद दो ही डिस्कस हुए हैं, बताइएगा, ठीक है। उसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से करिएगा। शेयर करिएगा वीडियो अपने साथी सहपाठियों में, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी वैल्यू आज के सेशन ने ऐड करी हो तो मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि मैं आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर पाऊँ, वो वैल्यू ऐड कर पाऊँ जो मैंने सीखा है अपनी प्रिपरेशन से, ठीक है जी। एंड थोड़ी सी भी अगर वैल्यूएबल लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। आपका एक क्लिक, एक सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्राइब कर देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है, ठीक है जी। तो मिलते हैं कब? मंडे को, ठीक है। मंडे को मिलते हैं। कल संडे आप पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे एंड जो मैं प्रीलिम्स फैक्चुअल्स कल लेके आ रही हूँ वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वीक का पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका प्रीलिम्स रिलेटेड। प्रीलिम्स भी आ रहा है अब, ठीक है। UPSC का भी आ रहा है, अभी BPSC, UPPSC, EPFO तो बाकी है अभी ये वाले एग्ज़ाम्स, इसीलिए प्रीलिम्स का भी रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं मंडे को, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। कल वाली प्रीलिम्स फैक्चुअल वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट मिलता है अगर संडे वाले न्यूज़पेपर से तो मैं वो आपके लिए रखी रहूँगी एंड देन वो मंडे को कवर करवाऊँगी। तब तक आप रिवाइज करते रहिएगा। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है, बाद में PDFs नहीं खुलते रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो रिवीजन साथ साथ में चलाते रहिएगा। तो मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद।